नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हमारी बीएससी 6th सेमेस्टर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की 4th यूनिट चल रही थी। एक पार्ट में हमने यहाँ तक एरर डिटेक्शन स्कीम तक कवर कर लिया था। ये तीनों मेथड देखे थे, पैरिटी चेक, चेकसम और सीआरसी। और इससे आगे बढ़ते हैं, आज इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। इससे आगे आता है एरर करेक्शन स्कीम। एरर करेक्शन स्कीम क्या होती है? Error correction scheme is a technique used to detect and correct error at a receiver side without asking the sender to retransmit the data. एरर करेक्शन स्कीम एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हम डेटा ट्रांसमिशन के दौरान जो एरर हो जाती हैं उसको डिटेक्ट करती है और उसे करेक्ट भी करती है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये रिसीवर खुद एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है। इसमें ये खास बात होती है। ठीक है, उस सेंडर से दोबारा डेटा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ये अपने आप ही एरर को करेक्ट कर लेता है। मेथड है एरर करेक्शन के, दे आर मेनली टू अप्रोचेस हैं। पहली तो बैकवर्ड एरर करेक्शन और दूसरी फॉरवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड एरर करेक्शन में यही सब मेथड आते हैं जो हमने एरर डिटेक्शन में देखे थे, पैरिटी चेक, चेकसम और सीआरसी। ये बैकवर्ड एरर करेक्शन में आते हैं। और फॉरवर्ड एरर करेक्शन में, इन दिस मेथड द सेंडर ऐड इनफ redundant bits so that the receiver can detect error and correct error by itself, no retransmission. ठीक है, इस मेथड में सेंडर डेटा से कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा बिट की मदद से रिसीवर खुद ही एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर पाता है। ठीक है, और डेटा दोबारा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, नो रिट्रांसमिशन। अब इसके अंदर और मेथड हैं, फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर ही आते हैं। पहला मेथड है हेमिंग कोड। हेमिंग कोड की बात करते हैं। हेमिंग कोड एक बहुत ही पॉपुलर एरर करेक्शन टेक्निक है। ठीक है, इसमें 2 बिट को एरर डिटेक्ट करता है और 1 बिट एरर को करेक्ट करता है। 2 बिट के एरर को ये डिटेक्ट करता है और 1 बिट के एरर को ये करेक्ट करता है। ठीक है, हेमिंग कोड में पैरिटी बिट कुछ स्पेशल पोजीशन पर इंसर्ट की जाती हैं, जैसे 1, 2, 4, 8, 16। इन पोजीशंस पे पैरिटी बिट ऐड की जाती है। और ये अब सवाल आता है कितनी पैरिटी बिट चाहिए। तो अगर हम मान लें कि डेटा बिट्स m हैं और पैरिटी बिट्स r हैं, तो इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ पैरिटी बिट निकाल सकते हैं। 2 की पावर r ग्रेटर देन इक्वल होगी m प्लस r प्लस 1 के। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम रिक्वायर्ड पैरिटी बिट की संख्या पता कर सकते हैं। इसी तरह हेमिंग कोड डेटा ट्रांसमिशन में एरर डिटेक्ट और करेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेथड है कॉन्वोल्यूशन कोड। कॉन्वोल्यूशन कोड के बारे में जानते हैं। कॉन्वोल्यूशन कोड और डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, इन दोनों की बात करेंगे। पहले देखते हैं कॉन्वोल्यूशन कोड है ना, ये एरर करेक्शन ही टेक्निक है। इसमें डेटा बिट को शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू पास किया जाता है। शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू पास किया जाता है डेटा बिट्स को। और जब डेटा इन शिफ्ट रजिस्टर से गुजरता है ना, तो कई बिट आपस में कंबाइन होकर कोडेड आउटपुट बनाती हैं। लिखा है डेफिनेशन में, डेटा बिट आर passes through shift register and combine to form coded output। ठीक है, इस टेक्निक का यूज हम मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, वाईफाई है, सैटेलाइट सिस्टम है। इन जगहों पर डेटा को रिलायबल तरीके से भेजने के लिए कॉन्वोल्यूशन कोड का यूज़ किया जाता है। ये एरर को डिटेक्ट करके उसे करेक्ट भी कर लेता है। अब आगे आता है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल असल में रूल्स का सेट है। प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, रूल्स का सेट होता है। अब रूल्स का सेट डेटा लिंक लेयर में है, तो ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल हो गया जो नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? सबसे पहला, फ्रेमिंग ऑफ डेटा, यानी डेटा को छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करना। दूसरा, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन।
यानी ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उसे डिटेक्ट और करेक्ट करना। तीसरा फ्लो कंट्रोल, मतलब ये कंफर्म करना कि सेंडर डेटा बहुत तेज़ी से ना जाए और बहुत ही स्लो ना जाए, रिसीवर की कैपेसिटी के अनुसार जाए। और चौथा एक्सेस कंट्रोल टू मीडियम, यानी ये तय करना कि शेयर कम्युनिकेशन मीडियम को कौन सा डिवाइस कब यूज़ करेगा। ठीक है, ये सब डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में आते हैं। इन सभी प्रोटोकॉल की मदद से हम दो डिवाइस के बीच में सही और एफिशिएंट तरीके से डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। These protocol ensure that data is transferred correctly and efficiently between two directly connected device। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे आता है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल में अज्यूम किया जाता है कि कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब नो नॉइज, नो लॉस, नो एरर। ऐसी सिचुएशन में सेंडर लगातार फ्रेम भेजता रहता है और उसे रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, सेंडर सेंड फ्रेम कंटिन्यूअसली विदाउट एक्नॉलेजमेंट। लेकिन रियल नेटवर्क में ऐसा बहुत ही रेयर केस है ऐसा हो पाए कि ट्रांसमिशन के दौरान एरर ना हो, डेटा लॉस ना हो। ये बहुत ही रेयर होता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टॉप एंड वेट ARQ आया। स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल का उपयोग समझते हैं। इसकी वर्किंग क्या है? इसकी वर्किंग सेंडर सेंड वन फ्रेम। पहला, सबसे पहले सेंडर एक फ्रेम भेजता है। दूसरा, जब रिसीवर को फ्रेम मिलता है तो वह करेक्ट होता है तो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। ठीक है, अगर फ्रेम लॉस्ट या डैमेज हो जाए तो दो पॉसिबिलिटी हैं। ये थर्ड स्टेप में है। इफ फ्रेम इज लॉस्ट और डैमेज तो दो पॉसिबिलिटी हैं, रिसीवर सेंड नेक और सेंडर रिट्रांसमिट आफ्टर टाइम आउट। या तो रिसीवर नेक भेजता है या फिर सेंडर टाइम आउट होने के बाद फ्रेम को दोबारा ट्रांसमिट करता है। जब सेंडर फ्रेम भेजता है तो उसी टाइम टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। अगर टाइम खत्म होने से पहले एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो सेंडर फ्रेम को फिर से भेज देता है। इसी को ही रिट्रांसमिशन बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल की फीचर्स की। तो इस प्रोटोकॉल में एरर कंट्रोल होता है एक तो, दूसरा फ्लो कंट्रोल, तीसरा यूज़ एक्नॉलेजमेंट या नेक मैसेज का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, एडवांटेज सिंपल है, बहुत रिलायबल है। और डिसएडवांटेज है लो एफिशिएंसी, बेस्ट बैंडविड्थ। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है और क्योंकि सेंडर हर फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करना पड़ता है, इस वजह से इसकी नेटवर्क बैंडविड्थ भी वेस्ट हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोटोकॉल है गो बैक एन ARQ प्रोटोकॉल। इसे समझते हैं, इसकी वर्किंग देखते हैं। गो बैक एन में सेंडर एक साथ कई फ्रेम भेज सकता है। इसे विंडो साइज एन कहा जाता है। सेंडर कैन सेंड मल्टीपल फ्रेम, विंडो साइज एन। ठीक है, और इफ वन फ्रेम इज लॉस्ट, अगर एक फ्रेम लॉस्ट भी हो जाता है, अगर ट्रांसमिशन के दौरान कोई एक फ्रेम लॉस्ट हो जाता है तो उस फ्रेम से लेके उसके बाद ये सभी फ्रेम दोबारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। ऑल फ्रेम फ्रॉम दैट फ्रेम ऑनवर्ड आर रीट्रांसमिटेड। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्रेम 2 लॉस्ट हो गया, जैसे इसमें डायग्राम में आप देख रहे होंगे। फ्रेम 2 लॉस्ट हो गया तो फिर फ्रेम 2, 3, 4 डॉट 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 सभी फ्रेम फिर से भेजने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। ये एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है और इसमें कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है इसमें गो बैक एन ARQ में।
ठीक है। एडवांटेज बेटर यूटिलाइजेशन देन स्टॉप एंड वेट। जो स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था उससे बेटर यूटिलाइजेशन है इसमें, तभी इसे बनाया गया है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? रीट्रांसमिट मैनी फ्रेम्स अननेसेसरीली। ये डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फ्रेम्स दोबारा से रीट्रांसमिशन करने पड़ते हैं अगर एक फ्रेम लॉस्ट हो जाए तो। अगला प्रोटोकॉल है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। सेलेक्टिव रिपीट ARQ, इसमें सेंडर मल्टीपल फ्रेम भेज सकता है। वर्किंग में सेंडर सेंड मल्टीपल फ्रेम्स, ओनली द लॉस्ट और डैमेज फ्रेम इज रीट्रांसमिटेड। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फ्रेम हमारा लॉस्ट हुआ है उसी को रिट्रांसमिट किया जाता है, बाकी उसके बाद के सभी फ्रेम्स को रिट्रांसमिट नहीं किया जाता है। तो ये गो बैक एंड या ARQ से अच्छा हुआ। एडवांटेज हाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हाई है और लेस रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन इसमें कम है गो बैक एन से। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, रिक्वायर्स मोर बफर मेमोरी, इसमें बफर मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ठीक है। अगला प्रोटोकॉल है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज हम फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को मैनेज करने के लिए करते हैं। ठीक है। कंट्रोल बोथ फ्लो एंड एरर। इसमें विंडो साइज डिफाइन किया जाता है जो ये बताता है कि सेंडर एक समय में कितने फ्रेम भेज सकता है। विंडो साइज फॉरवर्ड एज फ्रेम एज आर एक्नॉलेजमेंट। आगे जैसे विंडो साइज 3 है तो सेंडर एक साथ 3 फ्रेम भेज सकता है। जब रिसीवर किसी फ्रेम को एक्नॉलेजमेंट भेज देता है तो विंडो आगे स्लाइड हो जाती है और सेंडर अगले फ्रेम भेज सकता है। ठीक है। इस तरह स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। आगे इसमें टॉपिक आता है सब लेयर। सब लेयर डेटा लिंक लेयर थी जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, उन्हीं को सब लेयर बोलते हैं। जो 7 लेयर पढ़ी थी हमने OSI मॉडल में, उसकी बॉटम लेयर फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर, उसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरी MAC मीडियम एक्सेस कंट्रोल। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर नेटवर्क लेयर है और फिर LLC सब लेयर, उसके नीचे मैक सब लेयर। ठीक है। सबसे पहले LLC को देखते हैं। LLC ये नेटवर्क लेयर और मैक सब लेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करती है। LLC सब लेयर इज अपर पोर्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में ये अपर पोर्शन है LLC का। दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड मैक सब लेयर, जो इंटरफेस का काम करती है मैक लेयर, मैक सब लेयर और नेटवर्क लेयर में। हैंडलिंग प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग, यानी ये डिसाइड करना है कि डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, और फ्लो कंट्रोल और एरर चेकिंग ये इसके सब लेयर के काम हैं। अब बात करते हैं मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल की। द मैक सब लेयर इज अ लोअर सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की लोअर सब लेयर है ये। कंट्रोल एक्सेस टू शेयर कम्युनिकेशन मीडियम, यानी शेयर कम्युनिकेशन मीडियम को कंट्रोल करना। अगर कई डिवाइस एक ही नेटवर्क मीडियम का उपयोग कर रहे हों तो मैक ये डिसाइड करता है कि कौन सा डिवाइस कब डेटा भेजेगा। ठीक है। मैक सब लेयर कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन शेयर कम्युनिकेशन मीडियम को कंट्रोल करना, और दूसरा फिजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करना, जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। ठीक है। और आगे तीसरा फ्रेम डिलिमिनेटिंग और एरर डिटेक्शन, परफॉर्म फ्रेम डिलिमिनेटिंग एंड एरर डिटेक्शन, ये इसके फंक्शन है। ठीक है। इस तरह LLC और मैक सब लेयर मिलकर डेटा लिंक लेयर को एफिशिएंट तरीके से काम करने में मदद करती हैं।
अब आगे देखते हैं, आगे इसमें है मैक सब लेयर के फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ मैक सब लेयर। मैक सब लेयर ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। LLC ये बहुत कम पूछी जाती है पेपरों में। इसके फंक्शन देखते हैं मैक सब लेयर के। पहला फंक्शन है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क में कई डिवाइस एक ही कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करते हैं। इट डिसाइड विच डिवाइस कैन ट्रांसमिट डेटा एट अ गिवन टाइम ऑन अ शेयर चैनल। ये डिसाइड करती है कि कौन सी डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगी। ठीक है। मैक सब लेयर इसके लिए कुछ एक्सेस कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि CSMA CD ईथरनेट, CSMA CA वाईफाई, इनका यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है। आगे दूसरा फंक्शन है इसका फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग, मैक सब लेयर हर फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करता है। मैक एड्रेस की कुछ खास बातें हैं, जैसे 48 बिट का होता है एक तो, 48 बिट लॉन्ग, और हर नेटवर्क डिवाइस के लिए यूनिक होता है। आमतौर पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC में स्टोर रहता है। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। और दूसरा मैक सब लेयर का। तीसरा है फ्रेमिंग। मैक सब लेयर रॉ बिट और फ्रेम में कन्वर्ट करता है। मैक सब लेयर कन्वर्ट रॉ बिट इनटू फ्रेम्स। फ्रेम बनाते समय कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है, जैसे हेडर जिसमें एड्रेस और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेलर एरर चेकिंग बिट्स लाइक CRC। ट्रेलर जिसमें एरर चेकिंग के बिट्स होते हैं, जैसे CRC है एक एरर चेकिंग। इसमें डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट ट्रांसमिट होता है। ठीक है। आगे आगे फंक्शन है एरर डिटेक्शन। चौथा फंक्शन मैक सब लेयर यानी CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक का यूज होता है इसमें। इफ एन एरर इज फाउंड, अगर एरर मिलती है, फ्रेम इज डिस्कार्ड, फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और रीट्रांसमिट इज रिक्वेस्टेड बाय हायर प्रोटोकॉल, और रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट डाल दी जाती है हायर प्रोटोकॉल के द्वारा। अगला फंक्शन डेटा एनकैप्सुलेशन। LLC सब लेयर से डेटा लेता है, ये टेक्स डेटा फ्रॉम LLC, ऐड मैक हेडर एंड ट्रेलर। इसमें मैक हेडर और ट्रेलर ऐड करता है और उस फ्रेम में कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर को भेज देता है, सेंड फ्रेम टू फिजिकल लेयर। तो ये कुछ फंक्शन थे मैक सब लेयर के। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे है मैक एक्सेस टेक्निक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल टेक्निक्स हैं कुछ, इन्हें देखते हैं। मैक एक्सेस टेक्निक का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइस एक ही कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर करेंगे। ठीक है। मैक एक्सेस टेक्निक मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइस किया गया है। पहला रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। इस टेक्निक में कोई भी डिवाइस कभी भी डेटा भेज सकता है, लेकिन इसमें कॉलिजन होने की संभावना रहती है। कॉलिजन हो सकता है, कोई भी डेटा, जब कभी कोई भी डिवाइस कभी भी डेटा भेज सकता है, तो टकराव हो सकता है, यानी दो डिवाइस एक ही समय पर डेटा भेज दें, जब होता है ये। इसके एग्जाम्पल हैं। पहला है अलोहा। अलोहा में क्या होता है, डिवाइस सेंड डेटा एनी टाइम, कोलिजन पॉसिबल और लो एफिशिएंसी। अलोहा में डिवाइस कभी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन कोई भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता इसमें, इसलिए कोलिजन हो सकता है और एफिशिएंसी इसकी बहुत कम है। दूसरा एग्जांपल इसमें स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा, इसमें टाइम को छोटे छोटे स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइस सिर्फ स्लॉट बाउंड्री पर ही डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोलिजन थोड़ा कम होता है स्लॉटेड अलोहा में। तीसरा है CSMA। CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इस टेक्निक में ना डिवाइस डेटा भेजने से पहले चैनल को चेक करता है।
अगर चैनल फ्री है तभी डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। सीएसएम के कुछ वेरिएंट भी आते हैं, जैसे वन प्रेसिडेंट है, नॉन प्रेसिडेंट है, पी प्रेसिडेंट है, सीएसएम ए सीडी है, सीएसएम ए सीए है। तो ये वेरिएंट आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में ये पूछ लेगा कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का कौन सा एग्जाम्पल है, इनमें से 4 रख देगा, एक कोई और रख देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो इन चारों के आपको नाम याद रखने हैं। वन प्रेसिडेंट और नॉन प्रेसिडेंट, पी प्रेसिडेंट, सीएसएम सीडी, सीएसएम ए सीए, ये आपको नाम याद रखने हैं। ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल की। तो इसमें कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में आती हैं, पहला आता है पोलिंग। पोलिंग इसमें मेन डिवाइस मास्टर डिवाइस होती है, ये हर कंप्यूटर को एक एक करके पूछता है कि क्या उससे डेटा भेजना है, ये पोलिंग का काम होता है, ठीक है। दूसरा है इसमें टोकन पासिंग। टोकन पासिंग इस मेथड में नेटवर्क छोटे छोटे सिग्नल यानी टोकन सर्कुलेट करता है, जिससे डिवाइस के पास टोकन होता है, सिर्फ वही डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वही डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करेगी। तीसरा आता है इसमें कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में रिजर्वेशन। इस टेक्निक में डिवाइस पहले डेटा भेजने के लिए अपना टर्न रिजर्व कर लेती है और फिर उस रिजर्व टाइम में डेटा ट्रांसमिट करती है। यही सब सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन में भी लिखा है जो मैंने समझाया अभी। रिजर्वेशन ये टोकन रिंग में और एफडीडीआई में भी यूज होती है, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी समझते हैं मैक एक्सेस की, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल इसमें 3 मेथड आते हैं, एफडीएमए। एफडीएमए यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें फ्रीक्वेंसी को अलग अलग चैनल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दूसरा टीडीएमए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें टाइम को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। तीसरा सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हर डिवाइस में एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिसकी मदद से मल्टीपल डिवाइस एक ही चैनल को डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो ये थी मैक एक्सेस टेक्निक्स। आगे यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है हमारा ईथरनेट। ईथरनेट ईथरनेट एक बहुत ही पॉपुलर वायर लैन टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज़ हम लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। ईथरनेट में ना सीएसएमए सीडी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं वही यूज़ होता है ईथरनेट में भी। सी एस एम ए सी डी का मतलब है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। सी डी मतलब कॉलिजन डिटेक्शन। इस टेक्निक में डिवाइस डेटा भेजने से पहले चैनल को चेक करता है। अगर चैनल फ्री है तभी डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, और अगर कॉलिजन हो जाए तो डिवाइस ट्रांसमिशन को रोककर दोबारा ट्राई करता है, ठीक है। अब ईथरनेट के हम फॉर्मेट को समझते हैं। ईथरनेट फ्रेम कई पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है प्रीएम्बल, ये रिसीवर को इनकमिंग फ्रेम के साथ सिंक्रोनाइज होने में मदद करता है। दूसरा डेस्टिनेशन, ये बताता है कि फ्रेम किस डिवाइस को भेजा जा रहा है। तीसरा सोर्स, सोर्स एड्रेस ये बताता है कि फ्रेम किस डिवाइस से आया है, ठीक है। चौथा टाइप, टाइप ये इंडिकेट करता है कि डेटा किस प्रोटोकॉल का है। और इसके बाद आता है डेटा। डेटा इसमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन या पेलोड होता है। और सबसे लास्ट में सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंस चेक, ये एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये ईथरनेट का फॉर्मेट होता है। अब ईथरनेट के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया था शुरू में ही, एक वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी है। यूज मैक एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस का उपयोग करता है, और इसकी स्पीड लगभग 10 Mbps से लेके 1 Gbps या उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और लास्ट टॉपिक है इसमें टोकन रिंग। टोकन रिंग एक कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो हम अभी यहाँ पीछे पढ़ के आए हैं ना, ये बी वाला कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसी में ही आता है टोकन रिंग। टोकन रिंग एक कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो मैक सब लेयर में यूज होता है। इसमें नेटवर्क एक स्पेशल फ्रेम में होता है जिसे हम टोकन कहते हैं। टोकन रिंग इज अ कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड इन अ मैक सब लेयर इन विच अ स्पेशल फ्रेम इज कॉल्ड अ टोकन सर्कुलेट कंटिन्यूअसली अराउंड द नेटवर्क। ये टोकन नेटवर्क लगातार सर्कुलेट करता रहता है। जिस डिवाइस के पास टोकन होता है सिर्फ वही डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मैंने अभी पीछे टोकन में बताया था। और जब ट्रांसमिशन पूरा हो जाता है तो टोकन अगले डिवाइस को पास कर दिया जाता है। इस टेक्निक का फायदा यह है कि कॉलिजन नहीं होता इसमें, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस डेटा भेज पाता है इसमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। ये यूनिट बड़ी थी थोड़ी, तो ये वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली यूनिट में, 5th यूनिट में। थैंक यू।